आप सभी का स्वागत है इस शो में। और अगर हम लेवल्स की बात करें तो एनएसई पर करीब 746 रुपए पर ये स्टॉक लिस्ट हुआ है और 5% के प्रीमियम पर लिस्टिंग होती हुई दिखाई दिया। आगे के आउटलुक को समझने की कोशिश करते हैं हमारे दोनों ही मेहमानों से। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट श्री कृष्ण जी आपसे पूछना चाहेंगे, अगर हम कंपनी की परफॉर्मेंस देखें पिछले 4 सालों में स्पेसिफिकली तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। 13.7% के आसपास की ग्रोथ आपने रजिस्टर की है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव आंकड़ा है। अभी जो आउटलुक है आगे के लिए वो क्या दिखाई दे रहा है, स्पेशली टॉप 5 क्लाइंट्स की तरफ से? क्या कंपनी के एवरेज के हिसाब से जो टॉप 5 क्लाइंट्स की ग्रोथ रही है वो इन लाइन है? क्या कहना चाहेंगे? दो चीज़ बोलूँगा, एक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से बेटर करना हमारा एम्बिशन है आगे में, दैट इज ओवरऑल। दूसरा, टॉप 5 भी बेटर होगा, हिस्टोरिकल से बेटर होगा, पर कंपनी एवरेज से थोड़ा सा कम होगा। ओके अच्छा विकास जी, जिस तरीके की ट्रंप पॉलिसीज हैं, जिस तरीके के कह सकते हैं कि एक हेस्टी डिसीजंस उनकी तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ पोटेंशियल डिसरप्शन आप इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में देख रहे हैं? क्या कॉस्ट कटिंग मेजर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं आईटी सर्विसेज बजट को? क्या आउटलुक है या फिर क्या एप्रीहेंशंस कुछ फिलहाल दिखाई दे रही हैं क्या? अभी तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जितने भी डिसीजन लिए हैं वो हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए नेट पॉजिटिव हैं। एक तो वो रेगुलेशंस काफ़ी कम करने की बात कर रहे हैं, एम&ए ट्रांजैक्शंस इसके कारण थोड़े बढ़ेंगे, जो हमारी इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। वो जो टैरिफ की बात कर रहे हैं वो जनरली प्रोडक्ट्स पे है, गुड्स पे है। हमारी अगर आप देखेंगे जिन उद्योगों को हम सर्विस करते हैं उसमें से 84% रेवेन्यू जो है सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ में है। तो स्पेसिफिकली हेक्सावेयर के लिए हमारा एक्सपोजर काफ़ी कम है। सो नेट नेट अगर हम देखें तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। अच्छा, अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें श्री कृष्ण जी, आपसे पूछना चाहेंगे तो एबिटा मार्जिन्स को लेकर स्पेशली क्या आउटलुक बन रहा है? हालांकि आपने हेक्सावेयर टेक ने कंसिस्टेंटली ये बात मेंटेन की है कि जो वन टाइम एक्सपेंसेस जो रहे हैं, फिर चाहे वो सर्विलेंस कॉस्ट रही हो, एक्विजिशन रिलेटेड एक्सपेंसेस रहे हो, ये अनलाइकली है कि रिकर करें। तो ऐसे में क्या ट्रेजेक्टरी रह सकते हैं एबिटा मार्जिन्स की और क्या आउटलुक है एबिटा मार्जिन्स ग्रोथ को लेकर? तो हमने जो आरएचपी में दिए उसमें 17.4% था एडजस्टेड एबिटा मार्जिन। आप सब लोग को सोचना चाहिए हमारा इस साल से 25 से 17.4% अनएडजस्टेड एबिटा मार्जिन होगा, मतलब रिपोर्टेड। क्योंकि पिछले साल में जितने भी आइटम्स जो हमने कॉल आउट किए वन टाइमर, वो वन टाइमर ही थे। उसमें एक ही एक्सपेंस अभी 1 या 2 क्वार्टर इस साल में भी आएगा, विच इज़ ERP इम्प्लीमेंटेशन। काफ़ी मॉड्यूल्स लाइव हो गए पर कुछ मॉड्यूल्स बचे, पर उसका खर्चा होने के बाद भी हमारा इस साल का एडजस्टेड मार्जिन, अनएडजस्टेड मार्जिन सॉरी रिपोर्टेड मार्जिन पिछले साल का एडजस्टेड मार्जिन के करीब होगा। ओके तो एडजस्टेड मार्जिन्स पिछले साल के करीब ही रहने की पॉसिबिलिटी है। अच्छा विकास जी, अगर हम कंपनी के डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। हमने कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ 12.5% के आसपास देखी है पिछले 10 सालों की, स्पेशली इन पर्टिकुलरली बात करें तो आगे के लिए डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक है, क्या ट्रैजेक्टरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और क्या आगे हम बिग मर्जर या एक्विजिशंस या कुछ इस तरीके के डेवलपमेंट्स होते हुए देखेंगे क्या? दो चीज़ बताऊंगा, तीन चीज़। एक, हमको फ्यूचर में पास्ट परफॉर्मेंस से बेटर करने का एम्बिशन। तो आपने बोला 12.5% पिछले 10 साल का था, उससे हमारा बेटर करने का एम्बिशन है, दैट्स वन। दूसरा ये है, हमने एक मीडियम टर्म कंपनी साइज के लिए एम्बिशन सेट किया है, वो जो $3 बिलियन रेवेन्यू हिट करने का। हमने वो मतलब मच बिफोर द टर्न ऑफ द डेकेड करना है, बट वो हमने मीडियम टर्म एम्बिशन सेट किया 3 बिलियन रीच करने के लिए। तीसरा, ये इसमें M&A का रोल है, बट M&A की बेसिस पे हमारा पूरा ग्रोथ नहीं है। M&A का रोल कैपेबिलिटीज़ में ज़्यादा है
और कैपेबिलिटीज़ की वजह से ग्रोथ भी आएगा, बट हमारा ये नहीं है कि हमको स्केल और ग्रोथ के लिए एक्विजिशन करना है, पर कैपेबिलिटीज़ के लिए हम ज़रूर करेंगे। ओके अच्छा विकास जी, अगर हम वर्टिकल्स देखें हेक्सावेयर टेक के, तो आपकी प्रेजेंस हेल्थ केयर में भी है, ट्रैवल में भी है, इंश्योरेंस में भी है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में भी है। अभी अगर हम करंट सेटअप देखें तो कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन किस सेगमेंट से आ रहा है, और क्या ये कंट्रीब्यूशन या कुछ हम फोकस आगे कुछ चेंज होते हुए देखेंगे? क्या रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन थोड़ा किसी पर्टिकुलर सेगमेंट से या कोई सेगमेंट प्रायोरिटाइज भी होगा कि यहाँ से आगे जाते हुए? हम 6 उद्योगों को सर्विस करते हैं, 6 डिफरेंट वर्टिकल में प्रेजेंट है और किसी में भी हम ओवर इंडेक्स नहीं है, और हमारे साइज़ के लिए सारे वर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए हम उन 6 वर्टिकल में हैं। करंट ईयर पे अगर हम देखें तो एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंट के कारण हमारा एक वर्टिकल जो है थोड़ा दबाव में रहेगा, वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर। उनको छोड़ के पांचों वर्टिकल जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। सो हमें ग्रोथ पोटेंशियल सारे वर्टिकल्स में है, किसी एक का प्रेफरेंस दूसरे पे नहीं है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग अभी थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कारण थोड़ा दबाव में रहेगा नियर टर्म में। और श्री कृष्ण, अगर हम डिमांड एनवायरनमेंट की बात करें तो किस तरीके की डिमांड फिलहाल दिखाई दे रही है? क्योंकि अगर हम तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें, एनालिस्ट लॉबी की बात करें, तो सबकी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि कैलेंडर 2025 इन कंपैरिजन टू 24 बेटर रहेगा विद रिगार्ड्स टू डिमांड। तो डिमांड एनवायरनमेंट कैसी दिख रही है फिलहाल? तो हमारा ऑब्जर्वेशन कंसिस्टेंट है उससे कि डिमांड एनवायरनमेंट स्लोली बेटर हो रहा है, और ये हम पिछले 2 क्वार्टर से देख रहे हैं। आप सारे कंपनी का रिजल्ट्स भी देखिए, थोड़ा बेटर है एक्सपेक्टेशन से, इंक्लूडिंग जो अभी मोस्ट रिसेंटली हुआ कैपजेमिनी। हमको नहीं लगता कि एक साथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा डिमांड, इम्प्रूव होगा डिमांड, बट ग्रेजुअल 4-5-6 क्वार्टर्स में इम्प्रूव होता रहेगा। और इसमें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के पहले की बात है, पर अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हमारा एक्सेप्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग बाकी सब में थोड़ा एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके चलिए, तो डिमांड को लेकर कंसर्न्स नहीं है, आगे के लिए कंपनी ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर रही है, सब वर्टिकल्स में ग्रोथ आने की प्रोबेबिलिटी है। थैंक यू सो मच आप दोनों का ही आने के लिए शो में और आगे के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए। गुड लक आपको, कंग्रेचुलेशंस लिस्टिंग के लिए, और गुड लक आपको आगे की ग्रोथ परफॉर्मेंस के लिए। थैंक यू सो मच।